हेलो एवरीवन, मैं हूं आदर्श। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके इस इंफोटेनिंग चैनल द डॉक्स डेस्क पे। हमने अपने पिछले लेक्चर में बात किया था कि सेल क्या होता है, सेल की हिस्ट्री के बारे में बात किया था। ओवरऑल सेल का एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। आज हम बात करने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले हैं, जैसे फिजियोलॉजी से रिलेटेड, एनाटॉमी से रिलेटेड, बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, इन सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे जो कि बहुत डिटेल में और बहुत इजी लैंग्वेज में होंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। देखिए, सेल मेम्ब्रेन को हम कई नामों से जानते हैं, कई नामों से, इन द सेंस कि 2-3 नाम से जानते हैं। एक तो होता है सेल मेम्ब्रेन खुद, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, एक तो सेल मेम्ब्रेन खुद हो गया। दूसरा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और तीसरा होता है यूनिट मेम्ब्रेन। इन 3 नामों से हम सेल मेम्ब्रेन को जानते हैं। ठीक है, इन 3 नामों से हम जानते हैं सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन। इन 3 नाम से हम जानते हैं सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, सेल के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो जिसमें हम सेल मेम्ब्रेन भी कवर करते थे। तो क्या है सेल मेम्ब्रेन? क्या है? एक पतली सी लेयर होती है जो कि लिपिड की बनी हुई होती है, लिपिड के मॉलिक्यूल से बनी होती है, जो सेल के चारों तरफ होती है, सेल के सराउंडिंग में होती है, एक टाइप का सेल के कवर की तरह काम करती है। ठीक है, ये हम बहुत पहले से समझे हुए हैं, यानी हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है, सेल मेम्ब्रेन की जो थिकनेस होती है 70 to 100 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम जो होती है एक लेंथ की यूनिट होती है, जिसको हम कह सकते हैं 7 to 10 नैनोमीटर। ये तो हो गई हमारी थिकनेस। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस हो गई 7 to 10 नैनोमीटर या फिर 70 to 100 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इतनी मोटी होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन। ये जो हमारा थिकनेस है, इसका ये जो थिकनेस है, स्ट्रक्चर के बारे में आगे बात करते हैं। ठीक है, जो ये तो मतलब थिकनेस हो गई इसकी, तो यही जो थिकनेस है इसी के बारे में हम बात कर रहे थे, जो कि होती है 70 to 100 एंगस्ट्रॉम या फिर 7 to 10 नैनोमीटर। ठीक है, ये हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन बना किसका होता है। सेल मेम्ब्रेन जो बना हुआ होता है, किससे बना हुआ होता है? सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट of double layer of lipid molecule in which proteins are embedded। ठीक है, क्या होता है, किससे बना हुआ होता है? सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ डबल लेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल। सॉरी, क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन 2 लिपिड के मॉलिक्यूल से, मतलब 2 लिपिड के जो लेयर होते हैं, लिपिड के मॉलिक्यूल से बना हुआ 2 लेयर होता है, उससे बना हुआ होता है, जिसमें प्रोटीन्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, अब इसमें प्रोटीन क्या कौन कौन से लगे होते हैं? कौन कौन से प्रोटीन लगे हुए होते हैं? प्रोटीन्स जो होते हैं, एक होती है ग्लाइकोप्रोटीन, और एक होती है लाइपोप्रोटीन। ये 2 प्रोटीन लगी हुई होती है। हमने क्या समझा? सेल मेम्ब्रेन के 3 नाम होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बना हुआ होता है? डबल लेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल के 2 लेयर होती हैं, जिसमें प्रोटीन्स लगे हुए होते हैं। कौन कौन से प्रोटीन लगे हुए होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन और लाइपोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग प्रोटीन होती है। ये कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग प्रोटीन। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग प्रोटीन होती है। लाइपोप्रोटीन क्या होती है? ये होती है लिपिड कंटेनिंग प्रोटीन। इसमें लिपिड पाया जाता है, लिपिड कंटेनिंग प्रोटीन। ठीक है,
ये लिपिड कंटेनिंग प्रोटीन होती है। दो टाइप की प्रोटीन पाई जाती है, ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन जो होती है कार्बोहाइड्रेट कंटेन करती है, लाइपोप्रोटीन लिपिड कंटेन करती है, दोनों प्रोटीन पाई जाती हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि लाइपोप्रोटीन काम क्या करती है या ग्लाइकोप्रोटीन क्या काम करती है। जो हमारी लाइपोप्रोटीन होती है वो एंजाइम की तरह काम करती है। लाइपोप्रोटीन serves as enzyme, एंजाइम की तरह काम करती है। एंजाइम क्या होता है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होती है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ठीक है, ये एक एंजाइम की तरह काम करती है। और हमारा जो क्या बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन क्या काम करता है? दूसरा प्रोटीन जो पाया जाता है ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन क्या काम करता है? ग्लाइकोप्रोटीन हमारे बॉडी में रिसेप्टर की तरह काम करता है। फंक्शन एज रिसेप्टर्स फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ग्लाइकोप्रोटीन क्या काम करता है? रिसेप्टर की तरह काम करता है। किसके लिए रिसेप्टर की तरह काम करता है? हार्मोन्स एंड न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ठीक है, जो हमारी लाइपोप्रोटीन होती है वो एंजाइम की तरह काम करती है। एंजाइम क्या होता है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होती है। और जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है वो रिसेप्टर की तरह काम करता है। किसके लिए? हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए। ठीक है, अब कुछ प्रोटीन हमारी सेल के ऊपर पाई जाती है, सेल के ऊपर पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। सेल के ऊपर नहीं, मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाती है। सेल के बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक, जिसको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जो कि कुछ इस प्रकार का है। ये अपर लेयर है, उसके ऊपर पाई जाती है, सेल के अपर लेयर पे पाई जाती है, उसको हम सेल के नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अपर लेयर पे पाई जाती है, उसको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, और कुछ प्रोटीन होती हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर लेयर पे पाई जाती हैं, जिसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं, जैसे कि ये स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो, दो लेयर है, ये अपर लेयर है, ये इनर लेयर है। ठीक है, दो लेयर होती है। मान लो ये हमारा सेल का अंदरी भाग है और ये बाहरी भाग है, तो ये जो प्रोटीन पाई जाएगी इसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलेंगे, और ये जो पाई जाएगी उसको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया? और कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो कि पूरे लेयर को वो कर देती हैं, क्रॉस कर देती हैं, जैसे कि ये वाली प्रोटीन हो गई। क्या प्रोटीन? ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। क्या होती हैं? कुछ मेम्ब्रेन, some proteins are present which extend the plasma membrane। क्या है? Some proteins are present which extend the plasma membrane। ये कैसी प्रोटीन होती है? जिनको हम क्या कहते हैं? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, ये वाली प्रोटीन जो कि देख रहे हो यहां से आ रही है, ऐसे से पूरा, मतलब पूरे लेयर को वो आर पार कर दे रही है, उसी को हम कह रहे हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, अब हम समझते हैं इन सारे प्रोटीन्स का काम क्या होता है। हमने समझा जो लाइपोप्रोटीन होती है वो कैसे काम करती है। जो हमारी लाइपोप्रोटीन होती है वो कैसे काम करती है, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। वो काम करती है एज एंजाइम, जो कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह काम करती है। और जो हमारी ग्लाइकोप्रोटीन होती है वो कैसे काम करती है? वो रिसेप्टर की तरह काम करती है। किसके लिए रिसेप्टर होती है? हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर के लिए रिसेप्टर होती है। अब जो हमने बताया कि कुछ प्रोटीन जो ऊपर पाई जाती हैं जैसे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, कुछ प्रोटीन जो लेयर के नीचे पाई जाती हैं उनको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, कुछ प्रोटीन जो पूरे लेयर को एक्सटेंड करती हैं उनको हम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं। इनके फंक्शन क्या है, ये कैसे काम करती हैं? तो जो हमारा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन
जो हमारा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है वो कैसा काम करता है, वो हमारा कंट्रीब्यूट करता है, कंट्रीब्यूट टू द साइटोस्केलेटन। किस में काम करता है, साइटोस्केलेटन में। साइटोस्केलेटन कहने का मतलब जो हमारे सेल के स्ट्रक्चर को बनाने में, फ्रेमवर्क को बनाने में हेल्प करता है, वो हमारे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन उसमें कंट्रीब्यूट करती है, यानी हेल्प करती है। इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या करती है, इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या करती है, इंट्रिंसिक प्रोटीन हमारी काम करती है एंजाइम की तरह। किसकी तरह, एंजाइम की तरह, ठीक है। हमारी इंट्रिंसिक प्रोटीन एंजाइम की तरह काम करती है। और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन किस तरह काम करती है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन हमारी कई तरह से काम करती है। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती है वो हमारी किस तरह से काम करती है, वो हमारी एक चैनल की तरह से काम करती है, एक कैरियर की तरह से काम करती है, और दूसरा रिसेप्टर की तरह काम, तीसरा रिसेप्टर की तरह काम करती है, तीसरा रिसेप्टर की तरह काम करती है, ठीक है। तो जो हमारी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या काम करती है, वो साइटोस्केलेटन में हेल्प करती है, यानी साइटोस्केलेटन बनाने में, यानी सेल का फ्रेमवर्क बनाने में हेल्प करती है। जो इंट्रिंसिक प्रोटीन थी वो एज ए एंजाइम की तरह काम करती है, यानी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह काम करती है। जो हमारी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती है वो क्या काम करती है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन हमारी चैनल की तरह काम करती है, कैरियर की तरह काम करती है, रिसेप्टर की तरह काम करती है। चैनल का काम क्या होता है, चैनल का काम क्या होता है, या कैरियर का काम क्या होता है, या रिसेप्टर का काम क्या होता है, ये हम समझते हैं। जो हमारा चैनल होता है, इसके थ्रू विच बाय विच आयंस एंड वाटर soluble substances can diffuse। क्या होता है, जो चैनल हमारा होता है, चैनल के थ्रू, यानी जो ये हमारा चैनल है, यहाँ से देखो ये चैनल है। चैनल क्या काम करता है, चैनल हमारा जिसके थ्रू आयंस, जो हमारे मतलब बॉडी में जो आयंस हैं वो हमारे सेल तक कैसे पहुँचते हैं, सेल के अंदर कैसे पहुँचते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कैसे क्रॉस करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कैसे घुसते हैं, वो कुछ चैनल के थ्रू जाते हैं, जो कि ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का काम होता है। क्या होता है, चैनल ऐसे बने हुए होते हैं जिसमें हमारे आयंस और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस जैसे ग्लूकोज, यूरिया, ये सारी चीज़ें सेल के अंदर जाती है, कैसे, चैनल के थ्रू। अब ये कैरियर क्या होता है, कैरियर जो होता है ये एक्टिवली या पैसिवली मटेरियल को सेल के अंदर बाहर करता है, ठीक है, विच एक्टिवली और पैसिवली ट्रांसपोर्ट materials across the membrane। क्या काम करता है, ये क्या करता है कि या तो एक्टिव फॉर्म में रहेगा या तो इनएक्टिव फॉर्म में ही, मतलब उसको पैसिव फॉर्म में रहेगा, उस कंडीशन में ये मटेरियल को सेल के अंदर बाहर करने का काम करता है, ठीक है। अब हमारा रिसेप्टर क्या काम करता है, रिसेप्टर के बारे में बात करते हैं। अगर रिसेप्टर एक्टिव होगा तो ये हमारे इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स को बढ़ा देता है, इनिशिएट कर देता है। इट इनिशिएट इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्सेज इन द कंडीशन ऑफ एक्टिवेशन। क्या काम करता है ये, अगर रिसेप्टर जो है एक्टिवेट रहेगा, व्हेन एक्टिवेटेड ठीक है, जब ये एक्टिवेट हो जाएगा, इनिशिएट इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स, ठीक है। क्या काम करता है, रिसेप्टर जो होता है जब जो वो
हमेशा एक्टिव नहीं होता। जब वो एक्टिव होगा तो वो इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स को इनिशिएट करता है, यानी इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स को बढ़ा देता है। ठीक है। अब जो हमारा रिसेप्टर होता है उसकी जो क्वांटिटी होती है, यानी नंबर जो होता है, वो कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है। जो रिसेप्टर होता है, द नंबर ऑफ रिसेप्टर्स आर नॉट कांस्टेंट। क्या है, जो रिसेप्टर्स होते हैं उनका जो नंबर होता है वो कांस्टेंट नहीं होता। वो डिफरेंट स्टिमुलाई मिलने के बाद अपने आप को घटा या बढ़ा सकते हैं। रिसेप्टर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज their number on the basis of various stimuli। ठीक है। क्या काम करते हैं, जो रिसेप्टर्स होते हैं उनका नंबर कांस्टेंट नहीं होता है, वो अपने आप को उनके नंबर बढ़ जाते हैं घट जाते हैं डिफरेंट स्टिमुलाइज के अकॉर्डिंग। मतलब अगर जो हमारे हार्मोन्स या न्यूरोट्रांसमीटर कम होंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे, अगर हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा होंगे तो रिसेप्टर्स कम हो जाएंगे। कहने का मतलब यही, हमारा रिसेप्टर कुछ इस तरह से वर्क करता है। तो इसको हम लिखते हैं, इसको लिखते हैं कैसे हैं, ऐसे लिखेंगे, when hormones and neurotransmitters are in excess, then the number of receptors gets decreases। This is called down regulation। क्या होता है, डाउन रेगुलेशन। वहीं पे when the number of hormones and neurotransmitters decreases, then the number of receptors gets increase। ठीक है। क्या होता है, जिसको हम कहते हैं which is known as जिसको हम क्या कहते हैं, अप रेगुलेशन। ठीक है, जिसको हम कहते हैं अप रेगुलेशन। ये सारी चीज़ें आप नोट करते हुए चलिए, जिससे आपको ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम में एक बार रिवाइज कर देंगे तो आपको याद होती रहेगी। ठीक है। क्या कह रहा हूँ मैं, या ये क्या कह रहा है कि जब सेल के ऊपर जब रिसेप्टर्स होंगे, यानी रिसेप्टर्स जो सेल के मेम्ब्रेन के अंदर हैं, वो कैसे काम करते हैं, जब हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, रिसेप्टर्स की क्वांटिटी रिसेप्टर्स की क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी, यानी घट जाएगी। उसको हम क्या कहेंगे, डाउन रेगुलेशन। वहीं पे जब हार्मोन्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स कम हो जाएंगे तो रिसेप्टर्स अपने आप ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, यानी अपने आप के नंबर को बढ़ा लेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, अप रेगुलेशन। अब ये जो अप रेगुलेशन या डाउन रेगुलेशन होता है, ये एक बीमारी होती है, एक कंडीशन होती है, डिनर्वेशन हाइपर सेंसिटिविटी। इस कंडीशन के लिए एक ये
फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की तरह काम करता है। अगर इस फिनोमिनन को समझना है तो अप रेगुलेशन डाउन रेगुलेशन को समझना होगा। उसके बाद हमको ये डिनर्वेशन हाइपर सेंसिटिविटी या डिनर्वेशन सुपर सेंसिटिविटी के बारे में समझ में आएगा। अब डिनर्वेशन हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल इतना समझिए कि जब हमारी जो नर्व सप्लाई होती है, नर्व सप्लाई टूट जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो कम आने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारा रिसेप्टर जो होता है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, मान लो कोई ऑर्गन है, मान लो हार्ट है, हार्ट के पास जो नर्व है वो नर्व कहीं से बाई चांस किसी वजह से डिजेनरेट हो गई या डिस्टर्ब हो गई, तो वहाँ तक न्यूरोट्रांसमीटर्स बहुत अच्छे से नहीं आ रहे हैं, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स की क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो सेल जो वहाँ पे प्रेजेंट होंगी या सेल के ऊपर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी उसमें जो रिसेप्टर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से वहाँ का जो सेंसिटिविटी होगा वो बढ़ जाएगा। उसी को हम डिनर्वेशन सेंसिटिविटी कहते हैं या डिनर्वेशन सुपर सेंसिटिविटी कहते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, अभी हम सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कंटिन्यू रहते हैं। ठीक है, आइए अब इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये होता है हेड एंड और ये होता है टेल एंड। ये होता है हेड एंड, ये होता है टेल एंड। ठीक है, ऐसे समझिए, कुछ उसको हम एक स्ट्रक्चर लेते हैं, कुछ ये मान लीजिए ये है। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा मेम्ब्रेन है, ये हो गया हमारा हेड एंड और ये हो गया हमारा टेल एंड। ठीक है, ये दो हमारे एंड हो गए। ये जो होता है ये फॉस्फेट ग्रुप का होता है, फॉस्फेट ग्रुप का बना हुआ होता है। ठीक है, और ये जो हमारा होता है फैटी एसिड की चेन होती है, की चेन होती है। ठीक है, ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप हो गया जो कि हेड एंड होता है। ये हमारा टेल एंड होता है जो कि फैटी एसिड की चेन होती है। जो हमारा फॉस्फेट ग्रुप होता है वो दोनों साइड में एक्वस सॉल्यूशन की तरफ होता है, यानी मान लो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है और ये इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है। ठीक है, तो जो एक्वस सॉल्यूशन होगा ये पानी वाला सॉल्यूशन, ठीक है, जहाँ पे वाटर प्रेजेंट होगा उस तरफ क्या होता है हमारा फॉस्फेट ग्रुप होता है, इधर भी और इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर जो साइटोसोल होता है उस टाइप उधर भी हमारा फॉस्फेट ग्रुप रहेगा और इधर भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ भी हमारा फॉस्फेट ग्रुप रहेगा। अब ये जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ये पोलर होता है यानी वाटर लविंग होता है। ये हमारा जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ये पोलर होता है यानी वाटर लविंग होता है। और जो फैटी एसिड होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि फैटी एसिड की चेन होती है तो ये इनसॉल्युबल होती है वाटर से। ये हमारा वाटर लविंग है जिसकी वजह से वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, और हमारी जो फैटी एसिड की चेन होती है वो वाटर इनसॉल्युबल होती है, इन वाटर, जिसकी वजह से क्या होता है, ये क्या होती है, ये हाइड्रोफोबिक होती है, पानी से डरती है, हाइड्रोफोबिक। और ये फॉस्फेट ग्रुप क्या था, हाइड्रोफिलिक। ठीक है, जो हमारा फॉस्फेट ग्रुप होगा हेड एंड होगा वो हाइड्रोफिलिक होगा यानी वाटर लविंग होगा यानी पोलर होगा, और जो हमारा टेल एंड होगा वो नॉन पोलर होगा यानी इनसॉल्युबल होगा वाटर में, और जो कि हाइड्रोफोबिक होगा। कुछ इस प्रकार का उसका स्ट्रक्चर होता है। जो हमारा फॉस्फेट ग्रुप होगा वो ECF की तरफ भी होगा यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ भी होगा, ICF की तरफ भी होगा यानी इंट्रासेलुलर फ्लूइड की तरफ भी होगा। ठीक है, इतना समझ में आया? अब हम बात करते हैं कि जो ये क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल क्यों होता है। ये तो हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया कि इस साइड भी और इस साइड भी, यानी ऊपर के साइड भी और नीचे के साइड भी क्या होगा, हाइड्रोफिलिक होगा यानी वाटर लविंग होगा यानी वाटर में सॉल्युबल होगा, ये पानी में रह लेगा। और ये जो टेल एंड होता है दोनों साइड का, ये जो टेल एंड होता है ये वाला स्ट्रक्चर, ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है यानी पानी से डरता है। ठीक है, एक इसका डिफिनेशन में हमने क्या कहा था, ये फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल क्यों होती है? इसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है।
क्या होता है, ये आप ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर, ये स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर होता है ये कोलेस्ट्रॉल है। इसकी वजह से हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। इसके फंक्शन क्या होते हैं, ये तो हो गया कि स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बना हुआ होता है, उसमें ये प्रोटीन होती है, जो हमारा अपर एंड होता है, जो हमारा ऊपरी भाग होता है वाटर लविंग होता है, जो टेल एंड होता है वो क्या होता है, वो हाइड्रोफोबिक होता है, यानी पानी से डरता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। और जो हमारा हाइड्रोफिलिक जो पार्ट होता है वो हमारा ECF और ICF की तरफ, दोनों तरफ होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। इसके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। फंक्शन, फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। देखो इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। एक तो ये होता है प्रोटेक्टिव, क्या होता है, प्रोटेक्टिव, सेल की प्रोटेक्शन करता है। दूसरा क्या होता है, डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव फूड को अंदर ले जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर लाने में मदद करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर क्या काम करता है, फूड को अंदर ले जाता है और जो वेस्ट होता है सेल के अंदर उसको बाहर ले आने का काम करता है। तो एक प्रोटेक्टिव हो गया, एक डाइजेस्टिव हो गया, क्या होता है, और सेलेक्टिव परमिएबिलिटी होती है, परमिएबिलिटी, ठीक है, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी होती है। उसके बाद क्या होता है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज होती है, प्रोटेक्टिव होता है, डाइजेस्टिव होता है, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी होती है इसमें। ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है। ठीक है, अब जानते हैं कि प्रोटेक्टिव कैसे है। प्रोटेक्टिव ऐसे है, रुकिए एक मिनट, प्रोटेक्टिव ऐसे, इट फॉर्म्स बाउंड्री अराउंड द cell, it forms the boundary which surrounds the cell organelles। क्या काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। कैसे कि अगर सेल है, ये मान लीजिए सेल है, सेल के अंदर ये कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है यानी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, तो उसके ऊपर जो ये बाउंड्री का काम करता है यानी जो प्रोटेक्शन का काम करता है, जो सबसे पहले जिस पे मान लीजिए कोई एंटीजन आया, कोई भी चीज़ आई, तो वो क्या काम करती है, वो सबसे पहले हमारे इस मेम्ब्रेन से आकर के मिलेगी, उसके बाद वो अंदर जाने की कोशिश करेगी। कहने का मतलब एक टाइप का प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक है, प्रोटेक्शन का काम करता है। अब हम डाइजेस्टिव के बारे में बात करते हैं। डाइजेस्टिव कैसे है, डाइजेस्टिव ऐसे है, टेक्स फूड इन एंड एक्सक्रीट वेस्ट। कैसे है, फूड को अंदर ला जाने में मदद करता है, उसके बाद जो वेस्ट होता है उसको एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है। इसी वजह से इसकी डाइजेस्टिव फंक्शन भी है। प्रोटेक्शन का काम किया, डाइजेशन का काम किया। इसके बाद इसमें सेलेक्टिव परमिएबिलिटी होती है। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी का क्या मतलब है, समझते हैं अभी। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, इसका क्या काम है, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी कैसे होती है। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी कहने का मतलब है जैसे जो नॉन पोलर रीजन हो गया, ये जो रीजन हो गया, ठीक है, जो नॉन पोलर रीजन हो गया, यानी नॉन पोलर रीजन हो गया, वो क्या करता है, उसमें गैसेस इन विच गैसेस लाइक CO2, O2, N2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हार्मोन्स
हार्मोन्स, अल्कोहल एंड स्टेरॉइड्स और लिपिड्स। ठीक, क्या चीज़, क्या क्या? नॉन पोलर रीजन में जो क्या होता है, नॉन पोलर रीजन जिसमें गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हार्मोन्स, अल्कोहल, स्टेरॉइड, लिपिड, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इजीली डिसॉल्व कर जाती हैं। अगर वो इजीली डिसॉल्व कर जाती हैं तो वो बहुत जल्दी से सेल के अंदर पहुंच जाती हैं। अब समझते हैं कैसे। और वहीं पे जो पोलर रीजन होता है, पोलर रीजन में क्या होता है, अभी समझते हैं कैसे। पोलर रीजन में क्या होता है कि जैसे वाटर सॉल्युबल जो होती हैं चीज़ें, लाइक ग्लूकोज, आयंस और यूरिया, ETC, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनका क्या होता है, इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। कहाँ होती है इनकी सॉल्युबिलिटी? टेल एंड में कम होती है। कहाँ होती है? कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनका जो डिफ्यूजन होता है सेल के अंदर वो स्लो हो जाता है। कैसे? अब आइए समझते हैं कैसे। मान लीजिए ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, मान लीजिए ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है और ये इधर सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन ऊपरी सतह है, ठीक है, अपर लेयर है। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा हाइड्रोफिलिक है और ये हमारा हाइड्रोफोबिक है। ये जो बीच का स्ट्रक्चर ब्लैक वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हमारा हाइड्रोफोबिक है और ये जो हमारा रेड वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, ये हमारा हाइड्रोफिलिक है। मान लीजिए क्या चीज़ है, नॉन पोलर, जैसे गैसेस हो गई, हार्मोन्स, अल्कोहल, स्टेरॉइड। मान लीजिए कोई लिपिड आई यहाँ पे, ठीक है, कोई लिपिड आई, तो ये देखो ये स्ट्रक्चर तो फ्लेक्सिबल है, लिपिड आएगी तो इसमें तो नहीं घुलेगी, इसमें तो घुलेगी नहीं क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है और ये जो तुम्हारा लिपिड है ये हाइड्रोफोबिक होता है, यानी इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, ठीक है। हार्मोन आ गया कोई, तो ये क्या होगा कि इसमें तो घुलेगा नहीं, लेकिन जैसे ही जब, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, जब ये हिलेगा तो इसके अंदर जो स्पेस होगा उसके थ्रू ये अंदर आएगा, इस सरफेस में आएगा, यानी ये टेल एंड वाले सरफेस में आएगा, ठीक है। जब टेल एंड वाले सरफेस में आएगा तो क्या होगा कि ये जो लिपिड होगा ये यहाँ पे क्या होगा, सॉल्युबल हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये भी वाटर लविंग, ये भी हाइड्रोफोबिक है और वो भी हाइड्रोफोबिक है। जो लिपिड, एस्ट्रॉइड, हार्मोन, ये सारी चीज़ें आई वो यहाँ पे आकर के इसमें घुल जाएंगी। जब इसमें घुल जाएंगी, इस सरफेस में घुल जाएंगी, तो ये आराम से सेल के अंदर पहुँच जाएंगी। तो ये बहुत ईजिली क्या होगा, नॉन पोलर रीजन में जैसे गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हार्मोन, अल्कोहल, स्टेरॉइड, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बहुत अच्छे से सेल के अंदर डिफ्यूज बहुत ईजिली कर जाती हैं। वहीं पे जो पोलर रीजन होता है वहाँ पे आएगी जो वाटर सॉल्युबल पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, सॉरी रीजन नहीं, मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पे रीजन नहीं होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है, मॉलिक्यूल होगा, सॉरी रीजन नहीं होगा, सही कर लीजिएगा। जो मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर सॉल्युबल हो गए, ग्लूकोज, आयंस, यूरिया, ये सारी चीज़ें हो गई, ये यहाँ पे तो आएंगी और यहाँ पे आएंगी और ये हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है, वाटर सॉल्युबल है, तो यहाँ पे तो आराम से वो घुल जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आराम से घुल जाएंगी और ये आराम से पास दे देगा और यहाँ आ जाएंगी। अब जब यहाँ आ जाएंगी इस स्ट्रक्चर के बीच में, टेल एंड के फैटी एसिड्स के बीच में, चेन्स के बीच में, तो यहाँ पे इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है और ये जो पोलर वाले मॉलिक्यूल्स हैं जैसे आयंस हो गए, यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सारी चीज़ें जब इसके बीच में आएंगी तो ये यहाँ पे इनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, इसीलिए ये बहुत धीरे धीरे घुलेंगी, उसके बाद बहुत धीरे धीरे सेल के अंदर आएंगी। तो इसी को हम सेलेक्टिव परमिबिलिटी कहते हैं कि जिस चीज़ की उसको ज़रूरत होगी वो बहुत तेज़ी से अंदर आ जाएगा, जिस चीज़ की इसको ज़रूरत नहीं होगी यानी स्लो ज़रूरत हो, बहुत आराम से धीरे धीरे चाहिए तो चल जाएगा, उस चीज़ को ये धीरे धीरे लेती हैं, ठीक है। ये तो हमारा हो गया सेलेक्टिव परमिबिलिटी क्या होता है। अब इसके पास कुछ इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, क्या होती है? इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। क्या होती है? इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़, insulating properties,
प्रॉपर्टीज, ठीक है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज होती है। इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज क्यों होती है? ये जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये किस चीज़ किस मटेरियल होता है? डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारा होता है वो हमारा डाई इलेक्ट्रिक मेम्ब्रेन होता है। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। क्या होता है? मटेरियल, सॉरी स्पेलिंग सही कर लो, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल कहने का मतलब ऐसे समझो जैसे रबर क्या है? डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है। एक टाइप का इंसुलेशन का काम करता है, एक टाइप का इंसुलेटर का काम करता है, जो कि कोई हीट हो गया या इलेक्ट्रिक हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इन सारी चीज़ को एक इधर से मान लीजिए यहाँ पे कोई इंसुलेटर लगा दिए और यहाँ पे हम कोई हीट दे रहे हैं या हम यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, तो ना ये इस पार जाएगा ना ये इस पार जाएगा। यही इंसुलेशन का प्रॉपर्टी होता है या इंसुलेटर का काम होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये भी एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का बना हुआ होता है, यानी एक कुछ रबर की तरह बना हुआ होता है। तो अंदर के हीट को बाहर नहीं जाने देगा, बाहर के हीट को अंदर नहीं आने देगा, कुछ इस तरह से काम करता है, ठीक है। और क्या काम करता है? और हमारा जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बनाने में इसमें प्रोटीन्स कहाँ होंगी, कहाँ पे कौन सी लिपिड लगी होगी, इन सारे चीज़ को, उसके फ्रेमवर्क को बनाने में हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करता है। अब स्ट्रक्चर समझते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में हम समझते हैं। जैसे हमने कहा था इसमें ग्लाइकोलिपिड्स होती हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है, इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है, फास्फोलिपिड के बाइलेयर्स होते हैं, यानी ये वाले जो फास्फोलिपिड बाइलेयर होता है वो हमारा कैसा होता है? वो हमारा हाइड्रोफोबिक होता है। और जो हमारी टेल एंड होती है, फैटी एसिड की चेन्स होती है, वो जो हमारा फास्फोलिपिड बाइलेयर होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। और जो हमारी चेन होती है, यानी उसकी फैटी एसिड की जो चेन होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, ठीक है। हाइड्रोफोबिक जो पानी से डरे, हाइड्रोफिलिक जो पानी से प्यार करे। मान लो मछली जो होती है हमारी क्या होती है? हाइड्रोफिलिक होती है। और जो कुत्ता होता है देखो अक्सर पानी से वो डरते हैं, हर कुत्ता नहीं लेकिन बहुत ज़्यादातर जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, ठीक है, ऐसे समझो। तो ये चैनल का काम क्या था? चैनल का काम था कि हमारे सेल के अंदर जो मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना, ऊपर ले जाना, बाहर ले जाना। कहने का मतलब जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो ECF यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड ICF इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो होती है, इन दोनों के बीच के कंपोजिशन को डिफ्रेंशिएट करता है, यानी अलग अलग बनाए रखने में मदद करता है, ठीक है। तो ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। अगर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कुछ समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, हम उसको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। अगर रिप्लाई करने लायक होगा रिप्लाई करेंगे, नहीं रिप्लाई करने लायक होगा तो एक छोटा सा वीडियो हम उस पर बना करके अलग से अपलोड कर देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक मतलब इतना लेक्चर पढ़ लिए, इतना सारा लेक्चर पढ़ लिए, एक समरी टाइप से समझते हैं, एक बनाते हैं। पहले स्ट्रक्चर ऐसे समझ लो, ये हमारा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है, ये हमारा इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है। जो हमारा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है वो क्या काम करता है? वो हमारे फ्रेमवर्क या साइटोस्केलेटन को बनाने में मदद करता है। जो हमारा इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है वो क्या काम करता है? वो एज एंजाइम काम करता है। एंजाइम का काम क्या होता है? एंजाइम एक टाइप का बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है। और हमारा जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती है उसके बहुत सारे काम होते हैं। वो चैनल की तरह काम करता है, कैरियर की तरह काम करता है, रिसेप्टर की तरह काम करता है। रिसेप्टर जो होते हैं उनका नंबर कांस्टेंट नहीं होता है, वो वेरियस स्टिमुलाई मिलने पे वो अपने आप को कम ज़्यादा कर लेते हैं। और जो अप रेगुलेशन डाउन रेगुलेशन रिसेप्टर का होता है वो एक कंडीशन होती है डिनर्वेशन हाइपर सेंसिटिविटी, उसके लिए फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की तरह काम करता है। मतलब अगर आपको डिनर्वेशन हाइपर सेंसिटिविटी समझना है तो आपको अप रेगुलेशन डाउन रेगुलेशन यानी रिसेप्टर्स का अप रेगुलेशन डाउन रेगुलेशन समझना जरूरी हो जाता है, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स होती है, इन सारे चीज़ों से मिल करके हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ होता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार का उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये देख लो हमारा ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन हो गया, ये भी
ये ग्लाइकोप्रोटीन हो गई। ग्लाइकोप्रोटीन का काम क्या होता है? रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। किसके लिए रिसेप्टर की तरह काम करते हैं? हार्मोन या लिपिड के लिए रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। ठीक है, ये एक समरी की तरह हो गया। इसको हम सेल मेम्ब्रेन या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। मोज़ेक मतलब समझते हैं? मोज़ेक मतलब होता है, मोज़ेक मतलब समझ में आना चाहिए आपको। क्यों फ्लूइड मोज़ेक मॉडल लिखा गया? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, मोज़ेक एक टाइप का आर्ट होता है जो टूटे फूटे पत्थरों से, शीशों से स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा मोज़ेक गूगल करना, आपको समझ में आएगा क्या होता है मोज़ेक, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। मोज़ेक सर्च करना, MOSIC, आपको समझ में आएगा। एक टूटे फूटे चीज़ों से जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम मोज़ेक कहते हैं। अब इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इसमें फ्लूइडिटी होती है और ये मोज़ेक की तरह होता है। अब जब आप मोज़ेक सर्च करके स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह से देखने को, मतलब किस तरह से दिखता है। ठीक है, कुछ इस तरह का मॉडल हमने बनाया। ठीक है, अब हम एक क्या करते हैं, एक समरी की तरह कुछ बनाते हैं जिससे आपको हमने जो पढ़ा वो अच्छे से याद हो जाए, याद हो जाएगा। तो अगर आप एक चार्ट बनाते हैं, अगर आप वो चार्ट बना लेते हैं तो क्या होगा, आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। और अगर आप वो किसी एग्ज़ाम में या कहीं पे वो चार्ट बना देते हैं तो मुझे नहीं लगता आपका कोई नंबर कटेगा, आपको पूरे मार्क्स देखने को मिलेंगे। ठीक, बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन। लिखते हैं यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, एक एरो बनाते हैं, लिखते हैं कंसिस्ट ऑफ, किस चीज़ से मिलके बना हुआ होता है? किस चीज़ से मिलके बना हुआ होता है? कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल। हमने बताया था कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही, कोलेस्ट्रॉल के प्रेजेंस की वजह से ही हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है, यानी हिलता डुलता रहता है। ठीक है, और क्या था, और क्या होता है? एक तो कोलेस्ट्रॉल हो गया, ठीक है, एक तो दूसरा क्या हो गया? फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड हो गई, फॉस्फोलिपिड हो गई। और क्या हो गया? और कार्बोहाइड्रेट हो गए, कार्बोहाइड्रेट। और क्या होता है? प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। ठीक है, इतने चीज से मिला करके हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो बना हुआ होता है। अब जो हमारा कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड होता है, ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं? टुगेदर फॉर फास्फोलिपिड। क्या बनाते हैं? फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या होता है? सेलेक्टिव बैरियर। किसकी तरह काम करता है? सेलेक्टिव बैरियर की तरह काम करता है। अब फास्फोलिपिड और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलकर के क्या बनाते हैं? टुगेदर, फास्फोलिपिड कार्बोहाइड्रेट मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लाइकोलिपिड। और ये क्या बनाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा। फिर ये दोनों मिलकर के साथ में क्या काम करते हैं? ये दोनों मिलकर के साथ में क्या काम करते हैं? ये काम करते हैं स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। ठीक, सेल रिकॉग्निशन। और क्या काम करते हैं? इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक,
ये हैं। सेल मेम्ब्रेन किससे मिलके बना हुआ होता है? कंसिस्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। ठीक है, अब कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड मिलके क्या बनाते हैं? लिपिड बाइलेयर। क्या बनाते हैं? लिपिड बाइलेयर। टुगेदर, ओ सॉरी, क्या बनाते हैं? लिपिड बाइलेयर। यहाँ पे लिपिड बाइलेयर। ठीक है, क्या बनाते हैं? लिपिड बाइलेयर। और लिपिड बाइलेयर का क्या काम होता है? सेलेक्टिव बैरियर की तरह काम करता है। ये कहने का मतलब परमिबिलिटी जो वो होती है, सेलेक्टिव बैरियर की तरह काम करता है, यानी एक परमिएबल लेयर की तरह काम करता है। फास्फोलिपिड और कार्बोहाइड्रेट मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लाइकोलिपिड। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलकर के क्या बनाते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। दोनों ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन मिलकर के क्या काम करते हैं? स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी लाते हैं। कहने का मतलब जो स्ट्रक्चर होगा उसको स्टेबल रखते हैं। सेल रिकॉग्निशन करते हैं। जब एक सेल से दूसरा सेल जुड़ने के लिए आता है तो वो पहचानने का काम कौन सा सेल किससे जुड़ेगा वो काम कौन करता है? वो ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन मिलके करते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स, जैसे मान लो कोई एंटीजन आया किसी सेल के ऊपर अटैक करने हुआ, तो उसके ऊपर अटैक कैसे करेंगे? कौन करेगा? मतलब किस चीज़ से मिलेगा उसको? तो ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन से मिलके उस पर काम करेंगे। इम्यून रिस्पॉन्स का काम करता है। तो ये हमारा हो गया सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। ठीक है, ये हो गया कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, जिसमें हमने पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। इसमें कई सारे प्रोटीन पाए जाते हैं। कौन कौन से प्रोटीन पाई जाती है? एक्सट्रिंसिक लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है। उसके बाद कुछ प्रोटीन जो ऊपर होते हैं उसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं, जो अंदर होता है उसको इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं, जो एक्सटेंड कर जाता है उसको हम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं। इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ा। मतलब ओवरऑल हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कवर कर लिया कि क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके फंक्शन के बारे में पढ़ा। ट्रांसमेम्ब्रेन के जो फंक्शन है उसके बारे में पढ़ा, उसमें जो रिसेप्टर होता है उसके बारे में पढ़ा। बहुत सारी चीज़ें हमने जानने की कोशिश की और हमने जाना। आने वाले लेक्चर में हम सेल के ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम कवर करेंगे न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं और वीडियो यहाँ तक देखे हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, जिससे हमको पता चलेगा और हम अगर कमेंट में समझाने लायक होगा तो हम कमेंट में उस चीज़ को समझाएंगे। अगर कमेंट में नहीं समझाने लायक होगा तो उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना करके हम अपने चैनल पे डालेंगे, जिससे बहुत लोगों के कन्फ्यूज़न क्लियर होंगे।